वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ पर लेक्चर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर चल रहा है यहाँ पर हमारा 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी तक हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि इसके अंदर कि हर चीज़ से जब भी किसी चीज़ में करंट जाती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और हमने ये डिस्कस किया था कि एक होता है बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ, उसने क्या बताया कि कोई भी चीज़ में करंट जाती है तो उसके छोटे पार्ट से कोई एक पॉइंट P है जिसका एंगल थीटा है, तो इस छोटे पार्ट से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है यहाँ पर। अगर मैं मानता हूँ इसकी एक लेंथ है, हमारे पास लेंथ L है, इसमें करंट जाती है I, तो छोटा पार्ट है DL मतलब स्मॉल लेंथ, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड है वो है dB। तो छोटे पार्ट से छोटा मैग्नेटिक फील्ड dB, तो कहा उसने बताया कि छोटा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है μ0/4 पाई IDL sin θ/r², ये बताया है। ठीक है, और मैंने बताया था कि μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। अभी तक यहाँ तक बात हुई थी हमारी। तो dB क्या है? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पर जिसका एंगल थीटा है यहाँ से लेके, तो ये छोटा सा पार्ट DL है। अभी तक हमारी वाली बात हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रफ कर दूँ उसको। चलिए, अब बात चल रही है सेकंड, फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल आ गया, उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, तो वाली बात चल रही है। इसको आप ऐसे देखो, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इससे एंगल बनाते हुए एक वेलोसिटी v है, तो b साथ में एंगल बनना है भाई। लेट q चार्ज मूव इन मैग्नेटिक फील्ड b with velocity v and making angle theta with v। वो v जो है, चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया वेलोसिटी v के साथ में, और उसका जो एंगल थीटा है के साथ b के साथ में। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये b है, अगर ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज b है, तो ये सामने क्या होगा, v sin थीटा। और इसी को हम ऐसे लिखते हैं v sin थीटा, और उसको हटा दो आप, मतलब v के कंपोनेंट को मैंने तोड़ दिया। तो ये कह रहा है कि जो फोर्स उससे परपेंडिकुलर लगेगी। मतलब अगर आप इसको बना के देखो तो ये कुछ इस तरह कह रहा है कि ना, एक प्लेन है जिसके अंदर v sin थीटा है और एक b है, मतलब यार पार्ट प्लेन है एक, तो उसे परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी F नाम की। जो फोर्स है एक परपेंडिकुलर लग रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेनिंग v sin थीटा और b। ठीक है, इसे कहते हैं फोर्स। ये कह रहा है कि फोर्स जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसके अंदर v और b दोनों है। ठीक है, चलो मैं और एक्सप्लेन करता हूँ आगे। अगर आप देखो तो फोर्स जो उसमें लगती है वो लगती है q v sin थीटा, और आपको पता है a क्रॉस b होता है ab sin थीटा। उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को हटा के मैं यहाँ पर क्रॉस लगा सकता हूँ भाई, q v क्रॉस b वेक्टर फॉर्म हो गया, तो यही वेक्टर फॉर्म आ गया ऐसे।
तो इसका मतलब है फोर्स इज परपेंडिकुलर, ये पेपर में भी आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन which containing V and B। ये फोर्स उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसके अंदर V है और B है। तो फोर्स इज अ परपेंडिकुलर विच कंटेनिंग V एंड B। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसे कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। इतना ही, ज़्यादा नहीं दिखेगा नीचे, ठीक है। दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। इसका एक और नाम है, उसका नाम है मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। स्पेलिंग है RONZ, लोरेंज फोर्स भी कहते हैं, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, ठीक है। और हमने पहले पढ़ा था कि अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो तो उसमें क्या होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो तो क्या होता है, फोर्स लगती है इसके ऊपर QE F फिजिकल, इसको भी आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक लोरेंज फोर्स, इलेक्ट्रिक लोरेंज फोर्स। तो दो तरह की फोर्स होती हैं। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो QE sin थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो QE। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करोगे तो आंसर क्या है, QVB sin थीटा। इसको आप कहते होगे मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। दो पार्ट हो गए तो यहाँ तक। तो दो तरह के होते हैं, QB sin थीटा और एक QE, ठीक है। चलो रफ करते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालना चाहें, यूनिट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। अब आपको पता चल गया कि F इजिकल टू QVB sin थीटा होता है। अगर आप यूनिट की बात करोगे मैग्नेटिक फील्ड की B की, तो F अपॉन QV इजिकल टू B। जो फोर्स होता है उसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम, वेलोसिटी की होती है मीटर अपॉन सेकंड। तो आंसर आ गया पहली बात। दूसरी बात ये देखो, न्यूटन कूलम पर सेकंड इनटू मीटर। कूलम पर सेकंड क्या होता है, एम्पियर। न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1, ये हो गया। अब ये एम्पियर कैसे आया, एम्पियर ऐसे आया, I इजिकल टू Q/T। आई के लिए एम्पियर, चार्ज के लिए कूलम, टाइम के लिए सेकंड, इसलिए कूलम अपॉन सेकंड को मैंने एम्पियर लिख दिया। देखो उसको आराम से। तो ये तो यूनिट बनी, तो एक यूनिट बनेगी इसकी, एक बनेगी, दे देंगे पेपर में, कहेंगे न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड का एक और नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बात एक ही है, आप मैग्नेटिक फील्ड बोल दो या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो, बात एक ही है। डायमेंशन B की निकालो जरा एक बार। F इजिकल टू QVB, थीटा की डायमेंशन तो होती नहीं है, पता ही होगा आपको। B इजिकल टू F अपॉन QV। फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT -2, MLT -2। चार्ज की कितनी होती है 80। कैसे, I इजिकल टू Q/T, Q इजिकल टू I इंटू T। आई के लिए एम्पियर, टाइम के लिए T।
इसीलिए चार्ज की याद कर लो 80, मैं बहुत बार बता चुका हूँ पहले भी। 80 वेलोसिटी की मीटर अपॉन सेकंड, मतलब लेंथ अपॉन डी। ठीक, एल से एल कटा, एम ऐसी का ऐसी रहेगा, ए माइनस वन ऐसी रहेगा, टी माइनस टू ऐसी रहेगा, टी से टी कटा, आंसर यहाँ तक आ गया। डेट्स योर आंसर। ए माइनस वन एम माइनस ए माइनस वन टी माइनस टू, टी से टी कटा, एल टी माइनस वन, ये आंसर आ गया। इम्पोर्टेंट है ये, बता लो यहाँ तक। तो हमने क्या क्या सीख लिया अब तक यहाँ पर? बी की डायमेंशन होती है एम ए माइनस वन टी माइनस टू। चलिए, हमने बायर सर्किट लॉ के अंदर पढ़ा था डी बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस म्यू नॉट का नाम क्या था? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी था, ऐसी मैग्नेटिक परमिटिविटी फ्री स्पेस है। ठीक है, अगर आपको उसकी यूनिट निकालनी है तो कैसे करोगे? डायमेंशन निकालनी तो कैसे करोगे? तो डी बी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। तो डी बी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल साइन थीटा, ऐसी डायमेंशन निकालोगे। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे? तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह आप पुट करोगे बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। उठा के वैल्यू को यहाँ पुट करके देखो, डी बी और डी बी बात तो एक ही है, क्योंकि डी बी जो है वो स्मॉल है और बी हमारे पास फुल है। तो जब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो जो आपके पास वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी? अगर आप देखो म्यू नॉट डी बी कितना हो गया? एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ऊपर कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे कितना है? आई डी एल साइन थीटा। इसकी डायमेंशन नहीं होती, इसकी डायमेंशन नहीं होती, 4 पाई की डायमेंशन नहीं होती। तो अगर आप देखो तो 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आपको क्यू वी इंटू डी एल निकालना है। इसकी डायमेंशन अब तुम्हें ऐसे निकालनी पड़े डायमेंशन इसकी। भाई जो साइन थीटा डायमेंशन तो होती नहीं एंगलों की, 4 पाई हमारा कांस्टेंट है, बस खत्म। अगर आप पहले यूनिट निकालने की बात करोगे तो निकाल दो। इसकी होती है न्यूटन फोर्स की, आर हमारे पास एक डिस्टेंस है, तो कितना हुआ? मीटर स्क्वायर। चार्ज के लिए कोलम, वेलोसिटी के लिए मीटर अपॉन सेकंड, इसके लिए एम्पीयर। खत्म, मीटर से मीटर कटा, न्यूटन कोलम पर एम्पीयर इंटू पर सेकंड, न्यूटन कोलम -1 एम्पीयर -1 सेकंड। ये आंसर आ गया। जिस तरह से निकालना चाहो वैसे निकाल लो, बहुत सारे निकलेंगे।
ठीक है, ये आ गया तुम्हारा म्यू नॉट। मैंने अभी आपको बताया था आई इजिकल टू क्यू बाई टी होता है, एम्पेयर इजिकल टू कोलम अपॉन सेकेंड होता है। ठीक है, अगर मैं सेकंड की जगह कोलम अपॉन एम्पेयर रख दूं तो यहाँ पर, तो एक मेरा नया क्वेश्चन बन सकता है। नया क्वेश्चन मतलब नई यूनिट, कोलम अपॉन एम्पेयर, कोलम से कोलम कटा, न्यूटन एम्पेयर स्क्वायर और न्यूटन एम्पेयर माइनस 2, ये इसका आंसर आ गया। एक ही भी बन सकती है भाई। यहाँ पर क्या रखा, सेकंड जगह आपने क्या रखा, कोलम अपॉन एम्पेयर, कोलम से कोलम कट के नीचे एम्पेयर का स्क्वायर आ गया, एम्पेयर का स्क्वायर मतलब न्यूटन एम्पेयर माइनस 2, न्यूटन एम्पेयर माइनस 2। इसे समझ लो ज़रा, अच्छा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि न्यूटन एम्पेयर माइनस 2 किसकी यूनिट है। अब जैसी यूनिट निकली वैसी डायमेंशन निकल जाएगी, डायमेंशन में ऐसी डायरेक्ट निकलेगी। अगर इसकी डायमेंशन निकालना चाहोगे तो डायमेंशन भी हम इसी तरह से निकालेंगे। यहाँ पे आओ, फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, ml/t माइनस 2। इसके लिए कितनी हो गई, एल स्क्वायर। क्यू के लिए कितनी होती है, AT। वेलोसिटी कितनी होती है, L/T। लेंथ के लिए कितनी होती है, अच्छा मैंने शायद उसमें डायमेंशन में L छोड़ दिया, मीटर, वो देखना पड़ेगा एक बार। जब मैं डायमेंशन निकालता हूँ फिर मैं दोबारा वो निकालता हूँ यूनिट। L/T वेलोसिटी, ये L/T होगी एम्पेयर के लिए, आई के लिए भाई, क्यू के लिए हमारे पास AT, वी के लिए हमारे पास L/T, आई के लिए हमारे पास क्या हो गया, एम्पेयर, और एल के लिए यहाँ पर DL के लिए लेंथ। ये आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप ये देखो L स्क्वायर T से T कटा, T से T कट गया, तो म्यू नोट की वैल्यू आ गई ml/t माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर। नहीं सही निकाला है वहाँ ए स्क्वायर, तो ml/t माइनस 2 ए माइनस 2। देख लो न्यूटन ए माइनस 1 ही तो थी, आंसर हमारा सही निकाला हुआ है। उसमें भी सही है, इसमें भी सही है। ये ए स्क्वायर आपको दिख नहीं रहा होगा, ए स्क्वायर ही है बस, ए स्क्वायर ही है बस ये। तो ml/t माइनस 2 ए माइनस 2, ये डायमेंशन है किसकी, म्यू नॉट की। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। बता दो उसको। एक होता है हमारा सिनो, अगर करंट हमारी साउथ से नॉर्थ जाती है तो डिफ्लेक्शन ओवर द वेस्ट होता है, उसको हम एम्पेयर स्विंगिंग रूल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा बैट सेवर्ट लॉ क्या होता है। तो बैट सेवर्ट लॉ क्या होता है कि वो क्या, बैट सेवर्ट लॉ ने क्या बताया, किसी कंडक्टर में करंट जाती है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। किसी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम उसके छोटे छोटे पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं, DL से। DL छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, DL छोटी लेंथ से छोटा मैग्नेटिक फील्ड DB। तो DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, वो ये बताया। फिर हमने पढ़ा है कि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो कितनी फोर्स लगती है, आंसर है QB। फिर हमने पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आया तो कितनी फोर्स लगती है, तो आंसर है QB साइन थीटा। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेनिंग V एंड B। फिर हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि म्यू नॉट की डायमेंशन क्या होती है, यूनिट क्या होती है।
मैग्नेटिक डायमेंशन क्या होती है, मैग्नेटिक यूनिट क्या होती है, अब तक हम नहीं कह पा। उतारो। एक चीज़ और है इसके अंदर, ऐसा कर दो। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, टॉपिक आगे बहुत डिटेल में आएगा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या है। केस नंबर 1, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे करके आया जिसका एंगल थीटा 0 है, मतलब चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा 0 पर आता है, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर होती है, तो उसका जो पाथ होता है वो होता है लीनियर। अभी मैं इसको आगे और डिस्कस करूँगा बहुत डिटेल में। केस नंबर 2, अगर वो थीटा 90 पर आता है, ऐसे आता है, तो पाथ होगा सर्कल, पाथ होगा सर्कुलर, पाथ होगा सर्कुलर। अगर केस नंबर 3, कोई और एनी एंगल किसी भी एंगल को छोड़ के आता है, मतलब थीटा को 90 और 0 को छोड़ के किसी भी एंगल पर आता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस चार्ज पार्टिकल का पाथ होता है हेलिक्स। ऐसे मैं साफ बनाया भाई, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें जो पाथ होगा वो होगा ऐसे हेलिक्स, तो हेलिक्स पाथ। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 0 एंगल से आया तो पाथ है उसका लीनियर, अगर 90 पे आया तो पाथ है उसका सर्कुलर या रोटेटरी, अगर किसी और एंगल पर आया इन दोनों को छोड़ के तो वो है हेलिक्स। इसके बारे में आगे बहुत डिस्कस करूँगा, पूरे का टॉपिक इस टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।